ये है, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो अध्ययन एरर में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि जो है थोड़ा सा कुछ पर्सनल रीजन की वजह से वीडियो लगा आ नहीं पा रही थी, तो आप प्लीज़ परेशान मत होइए। हम आपसे वादा किए हैं, लगातार आपसे हम जुड़े रहेंगे। अब आप डेली वीडियो जो है टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए हम बनाते रहेंगे। तो जैसा कि हम बात को आगे बढ़ाते हैं, तो आपकी स्क्रीन में ये पहला क्वेश्चन है, शिक्षण के स्तंभ है। देखिए, शिक्षण के स्तंभ हैं, इसका ऑप्शन क्या होगा? पाठ्यक्रम, अनुदेशन, आकलन। तो इसका क्या आंसर होगा? तो एक मिनट रुकिए। जी, शिक्षण के स्तंभ हैं पाठ्यक्रम, अनुदेशन, आकलन और उपरोक्त सभी। तो इसका क्या आंसर होगा? उपरोक्त सभी होगा। इसका क्या होगा? उपरोक्त सभी। क्यों? क्योंकि शिक्षण के स्तंभ क्या क्या हो सकते हैं? पाठ्यक्रम हो सकता है, जी बिल्कुल। अनुदेशन, अनुदेशन ये है कक्षा के अंदर किया जाता है। अनुदेशन क्या होता है? कक्षा के अंदर जो शिक्षक और छात्र के बीच में होता है उसको बोलते हैं अनुदेशन। आकलन करना जो छात्र और शिक्षक के बीच में जो अनुदेशन होता है, उसके बाद में जो आकलन किया जाता है उसको, जो रिजल्ट होता है, जो मूल्यांकन किया जाता है उसको आकलन के रूप में देखा जाता है। इसलिए शिक्षण के स्तंभ क्या है? उपरोक्त सभी। तो कुछ विशेष बात यह है कि रायबन रायबन जी थे, उनके अनुसार शिक्षण के 3 स्तंभ थे। पहला पहला स्तंभ था रायबन के अनुसार जो शिक्षण के 3 स्तंभ थे, पहले थे शिक्षक, टीचर, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। ठीक, तो इनके 3 स्तंभ थे। ठीक है, किसके अनुसार? रायबन के अनुसार। जी ठीक है, रायबन के अनुसार। ठीक है, याद रखिएगा। रायबन के अनुसार कितने शिक्षक के थे? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। इस प्रकार शिक्षण का स्तंभ की अर्थ है शिक्षण की आधारभूत घटना या तथ्य जिसमें पाठ्यक्रम, अनुदेशन और आकलन तीनों शामिल है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षण का परिणाम है। ठीक है, शिक्षण का क्या परिणाम है? चलिए इसको देखते हैं। क्या? व्यवहार परिवर्तन, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्ममूल्य। देखिए, शिक्षण का परिणाम है व्यवहार परिवर्तन। आपका जो व्यवहार परिवर्तन होगा किससे रिलेट होगा? शिक्षण शिक्षण से रिलेटेड होगा। ठीक है, शिक्षण में व्यक्ति क्या करता है? ज्ञान, कौशल, ठीक, और दृष्टिकोण। मतलब आपकी क्या समझ, समाज को लेके, पढ़ाई को लेके, या आगे क्या आपको करना है, इस सब की चीजों में ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण में परिवर्तन होता है। ये किससे आता है? शिक्षण। और शिक्षण का परिणाम क्या होगा? व्यवहार परिवर्तन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? व्यवहार परिवर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5P मॉडल आधारित है। 5P मॉडल आधारित है किसके आधार पर? शिक्षण के रचनावाद सिद्धांत पर, व्यवहारवाद सिद्धांत पर, अनुयोक्त क्रियात्मक सिद्धांत पर, संज्ञानात्मक सिद्धांत पर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षण के रचना सिद्धांत पर। क्या हो जाएगा? शिक्षक के रचना वाद सिद्धांत पर। देखिए, 5P मॉडल शिक्षण के अनुसार रचनावाद सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, 5P मॉडल में छात्रों को एक समस्या या कोई प्रश्न का सामना करने के बाद उसके स्वयं ज्ञान और अनुभवों का उपयोग करके समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें क्या होता है? जैसे कोई टीचर कोई किसी भी छात्र को क्या करते हैं? एक मिनट रुकिए, चलिए स्क्रीन पे यहाँ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, शिक्षक ये क्या करते हैं? किसी छात्र को कुछ क्वेश्चन देते हैं, कुछ प्रश्नावली देते हैं, जिससे बच्चा क्या करता है? स्वयं क्या करता है? स्वयं समाधान करता है। किसी अनुभवों का उपयोग करके, किसके माध्यम से? अनुभवों के उपयोग से। देखिए, थोड़ा सा लिखने में है दिक्कत, पर आप इसको प्लीज ध्यान दीजिए। 5P मॉडल क्या है कि व्यक्तिगत क्या है कि जैसे आप किसी कक्षा में बैठे हुए हैं, किसी शिक्षक द्वारा कोई प्रश्न या कुछ क्रियाकलाप दिया जाता है, तो उसको शिक्षक बालक क्या करते हैं? अपने अनुभवों का उपयोग करके उसके समाधान खोजने का के लिए जो प्रोत्साहित किया जाए उसे क्या बोलते हैं? रचनावाद सिद्धांत कहलाता है। और रचनावाद सिद्धांत किससे आधारित है? 5P मॉडल शिक्षण से आधारित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यालय में लक्ष्य और उद्देश्य का महत्व है। जी बिल्कुल, क्या महत्व है? विद्यालय में लक्ष्य और उद्देश्य का महत्व है। पहला ऑप्शन क्या है? विषय वस्तु की पहचान के लिए, शिक्षक के कार्यों की पहचान करने के लिए, प्रधानाध्यापक के कार्यों की पहचान के लिए, कोई भी नहीं। देखिए, इसमें क्या है? विद्यालय में लक्ष्य और उद्देश्य का महत्व। लक्ष्य और उद्देश्य कैसे आएगा?
क्या पहला ऑप्शन विषय वस्तु की पहचान के लिए? जी हाँ। शिक्षक के कार्यों की पहचान के लिए नहीं। इसका सबसे अच्छा आंसर क्या हो जाएगा? विषय वस्तु की पहचान के लिए होगा। ठीक है, जैसे आप विद्यालय में क्या पढ़ने, जैसे आपको कोई भी नॉलेज लेना है तो आप आपका एक पाठ्यक्रम होता है, आपका एक विषय वस्तु है, उसके लिए आप उससे आपको ज्ञान ज्ञान की प्राप्ति होगी और शैक्षिक स्तर बढ़ेगा, अधिगम शैली बढ़ेगी, भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार ज्ञान की प्राप्ति होगी और विद्यालयों में उनकी रुचि भी डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विषय वस्तु की पहचान के लिए। जी ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। ब्लूम ब्लूम की व्यवस्था, ब्लूम की क्या व्यवस्था है? देखिए थोड़ा सा ये यहाँ पे राइटिंग मिस्टेक है, ये तो आधा बा ही है। ठीक है, कभी कभी हो जाता है, जल्दबाजी में टाइपिंग में गलती हो जाती है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस पे बहुत विशेष ध्यान नहीं देना है आप लोगों को, आप लोगों को क्वेश्चन पे ध्यान देना है और अपनी पढ़ाई को निरंतर आगे बढ़ाना है। ठीक है, ब्लूम की व्यवस्था क्या है? वर्गीकरण व्यवस्था, सीमांकन व्यवस्था, प्रतियोजन व्यवस्था एंड केंद्रित व्यवस्था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्गीकरण व्यवस्था। देखिए ब्लूम की 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। ज्ञान पहला क्या था? ज्ञान। दूसरा समझ, अनुप्रयोग, ठीक, अनुप्रयोग थोड़ा सा आप लोग याद कर लीजिए। ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये सब ब्लूम की व्यवस्था की एक वर्गीकरण व्यवस्था है। ठीक है, और इसको किसमें रखा गया था? संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य में रखा गया था। तो इसलिए क्या होगा? वर्गीकरण व्यवस्था था। कितने थे? 6 टोटल। कितने थे? आप इसको प्लीज ध्यान रखिए, कितने थे? एक मिनट, एक मिनट, ये ठीक। आप कितना याद रखेंगे? 6। कितने वर्गीकरण थे? 6। ब्लूम व्यवस्था में क्या था? वर्गीकरण की व्यवस्था थी। कितने थे टोटल? 6 थे। और किस लिए था? संज्ञानात्मक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए था। ठीक है, इसमें क्या क्या था? ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये सब ब्लूम की क्या थी? व्यवस्था थी। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। करके सीखों के प्रतिपादक थे। ठीक, करके सीखे तो कौन थे? तो आप लोगों ने ये बहुत से एस्पिरेंट ऐसे हैं जो स्टेट एस्पिरेंट हैं, उन्होंने सीटेट में पढ़ा होगा। करके सीखने का प्रतिपादक जो थे वो आपके रूसो जी थे। सॉरी सॉरी, एक मिनट, करके सीखने के जो अधिवादक थे, सॉरी डीवी थे। सॉरी, ठीक है, जल्दबाजी में थोड़ा सा कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। तो इसके करके सीखो के प्रतिपादक थे कौन थे? डीवी जी थे। ठीक है, डीवी जी का मानना था कि बच्चों को अपने आसपास की दुनिया के बारे में सीखना चाहिए। ठीक, जैसे कोई बच्चा जहाँ रहता है, जहाँ उसका जो परिवेश है, वो उसके अपने आसपास के बारे में उसको जानना चाहिए। शिक्षा की एक प्रक्रिया है, शिक्षा की ये भी एक प्रक्रिया है कि आपको अपने आसपास के बारे में ज्ञान अर्जित करना चाहिए कि अब हमारे आसपास की दुनिया कैसी है। ठीक, तो ये किसने दिया था? डीवी ने दिया था, जॉन डीवी। इनका पूरा नाम क्या है? जॉन डीवी। क्या नाम है? जॉन डीवी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट टिकने लगा है मैंने, प्लीज ध्यान दीजिएगा। जॉन डीवी है। ठीक है, चलिए। निगमन विधि की खामी है। देखिए पहला काम, निगमन विधि क्या है? जैसे आप किसी नियम से उदाहरण की ओर जाएंगे। कैसे? जैसे मैथ में पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा, तो पहले पाइथागोरस थ्योरम आ गया, फिर उसके बाद आपको क्या करना है? उसके उदाहरण करने हैं, उसके एग्जाम्पल करने हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? निगमन विधि बोलते हैं। इसी में एक आता है आगमन विधि। ठीक, आगमन विधि क्या है? उदाहरण से नियम की ओर। ठीक, तो आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या क्या है। आगमन से निगमन विधि क्या होता है? इसमें नियम से उदाहरण की ओर होता है। ठीक, तो पहला ऑप्शन, तार्किक क्षमता सुधारने में अनुप्रयुक्त, रटने को बढ़ावा, भूलने की प्रवृत्ति होती है, उपरोक्त सभी। तो निगमन विधि में क्या होता है? उपरोक्त सभी होता है। ठीक है, बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आप भी जानते हैं कि ये ऑप्शन जो है हमेशा निगेटिव होता है। ठीक, ये सीटेट में निगेटिव था और स्टेट में भी निगेटिव है। ठीक है, जो देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड में रोट लर्निंग कहीं दूर दूर तक नहीं है। ठीक है, एनसीएफ ने भी इसको निगेटिव भी रखा है और बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया है। ठीक, तो आप प्लीज इसको ध्यान दीजिएगा कि आपको क्या करना है, रटने को बढ़ावा, ये आपको एकदम निगेटिव है। ठीक, तो इसके लिए क्या ऑप्शन था? उपरोक्त
उपरोक्त सभी होगा। निगमन विधि की खमी क्या है? रटने को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता, ठीक है? क्यों? क्योंकि निगमन विधि क्या है? नियम से उदाहरण की ओर, पहले ही आपको नियम दिया है, उसके आपको क्या करना है? एग्जाम्पल करने हैं, ठीक है? चलिए, देखिए, रटने को बढ़ावा देती है क्योंकि यह छात्र को केवल तथ्यों को याद रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। देखिए, पहला काम, आप नियम से रूल से एग्जाम्पल की ओर आ रहे हैं, ठीक? इसको थोड़ा सा डिटेल में देखिए। रूल से आप एग्जाम्पल की ओर आ रहे हैं, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैथ में आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा कि जो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या कोई भी रूल या कोई भी थ्योरम के बाद जो हम एग्जाम्पल करते हैं उसी को निगमन विधि कहते हैं। तो उसमें रटने की भी बढ़ावा देते हैं, तो ये सब खामी है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, स्क्रीन छोटा रखते हैं जी। चलिए, कार्यभार विधि महत्वपूर्ण चरण है शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया में, कहा किसने कहा? इसके लिए कौन है? डगलस ने कहा, ठीक है? कौन कहा? डगलस ने कहा, ठीक? इनका पूरा ये कहाँ के थे? हॉलैंड के थे, ठीक है? ये विधि शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण चरण है। उन्होंने कहा कि कार्यभार विधि छात्रों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है और सक्रिय भागीदारी बनाती है, ठीक? कार्यभार विधि, ठीक? कौन कहा? डगलस ने कहा, ठीक है? डीवी ने क्या कहा था? सीखने की करके सीखने की विधि, जो आपने अभी क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ा, ठीक है? तो प्लीज आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। एक एक क्वेश्चन में बहुत, ये जो है, ये सारे क्वेश्चन 9 अगस्त 2023 के शिफ्ट सेकंड में आए हुए सारे क्वेश्चन, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप प्लीज, मैं एकदम आपसे चैलेंज ले सकता हूँ कि ये एक एक क्वेश्चन हो सकता है कि ये हूबहू आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ योजना प्रक्रिया है, पाठ योजना प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन अध्याय नियोजन की, विषय क्रिया नियोजन की, शिक्षण कार्य नीति नियोजन की, उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ठीक है? क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ठीक? देखिए, पाठ योजना में अध्याय नियोजन होता है जी, बिल्कुल। एक एक अध्याय आपको पूरा पूरा लेसन पढ़ाता है, ठीक? एक एक अध्याय, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इसी तरीके से। विषय क्रिया नियोजन, आपके एक एक सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैथ, साइंस, ये अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, तो आपको भार कम होते हैं, ठीक है? और शिक्षण कार्य नीति नियोजन, इस तरह शिक्षण कार्य नियोजन भी होता है कि इस अवधि में हमें ये पढ़ना है, अवधि डिवाइड होता है, तो इसलिए पाठ योजना जो है सब प्रक्रिया है, क्या? उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्वर्ड अभिगम में एक चरण है, क्या है? विभेदन, वर्गीकरण, संबंध। इसका सही ऑप्शन क्या है? संबंध। इसका सही ऑप्शन क्या है? संबंध, जी बिल्कुल। हार्वर्ड अधिगम एक अधिगम सिद्धांत है, ठीक है? एक लर्निंग प्रोसेस है जो छात्रों को नई जानकारी समझने में मदद करता है। कौन से? हार्वर्ड अभिगम। अभिगम क्या, सॉरी, अभिगम मैंने गलती से लिखा हुआ है, वो अधिगम है। आप प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक गलत हो जाती है कभी कभी जल्दबाजी में। तो ये क्या है? हार्वर्ड अधिगम, ये क्या है? एक सीखने की नई जानकारी, मतलब छात्रों को नई जानकारी समझने में मदद करता है। ये 4 चरणों पर आधारित है। पहला विभेदन, वर्गीकरण, संबंध, दिशा निर्देश, ठीक है? इसमें ये कितने 4 चरणों में विभाजित किया गया? विभेदन, वर्गीकरण, संबंध और दिशा निर्देश। इसका पहला सी ऑप्शन हो जाएगा, संबंध, ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सूक्ष्म शिक्षण आधारित है। पहला ऑप्शन शिक्षण सामग्री, शिक्षण विधि, शिक्षण कौशल, उपरोक्त सभी। देखिए, सूक्ष्म शिक्षण का सबसे अच्छा ऑप्शन क्या हो जाएगा? शिक्षण कौशल। और देखिए, कुछ बच्चे कहेंगे कि ये उपरोक्त सभी होगा, तो प्लीज आप ध्यान दीजिए कि आयोग ने शिक्षण कौशल ही माना था, तो आप प्लीज जो है आयोग के रूप में ही चलें, आप आयोग के विपरीत न चलें, ठीक है? आप आयोग के साथ साथ चलें। तो इसका सबसे अच्छा आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षण कौशल हो जाएगा, ठीक? सूक्ष्म शिक्षण एक शिक्षण कौशल है, ठीक? इसमें कोई डाउट नहीं, जिसमें शिक्षक एक विशिष्ट विषय कार्य को छोटे छोटे चरणों में विभाजित करता है, ठीक? इसीलिए क्या होता है, जैसे आपका सेक्शन डिवाइड होते हैं,
कि फर्स्ट पीरियड मैथ का एक टाइम टेबल बनता है, तो वो सब किस में आते हैं, सिर्फ शिक्षण में आते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, छोटे छोटे चरणों में विभाजित करते हैं। कौन विभाजित करता है, शिक्षक विभाजित विभाजित करते हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म शिक्षण में सबसे प्रबल कौन होते हैं, शिक्षक होते हैं। ठीक, और उन्हें व्यवस्थित ढंग से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसका उद्देश्य शिक्षण की गुणवत्ता और प्रभावशीलता को बढ़ाना भी वो एक उद्देश्य होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षण कौशल हो जाएगा। ठीक, एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं जी। चलिए, अनुदेशन से कौन अनुदेशन से कौन से उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। पहला, ज्ञानात्मक, भावनात्मक, रचनात्मक, उपरोक्त में से कोई नहीं। ज्ञानात्मक, रचनात्मक, भावनात्मक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, अनुदेशन क्या होता है, अनुदेशन क्या प्राप्त करता है, ज्ञान। और ये देता कौन है, अनुदेशन कहाँ होती है, कक्षा में होती है। ये भी एक प्रश्न बन सकता है कि अनुदेशन कहाँ होता है, कक्षा के अंदर होता है। ठीक है, कक्षा के अंदर। और कौन करता है, एक मिनट यहाँ ले लीजिए। ठीक, अनुदेशन कौन कहाँ होता है, कक्षा के अंदर होता है। कहाँ होता है, कक्षा के कक्षा के कक्षा के अंदर होता है। ठीक, आप ध्यान दीजिएगा, अनुदेशन कहाँ होता है, कक्षा के अंदर होता है। और कक्षा के अंदर कौन कौन होते हैं, शिक्षक, टीचर और छात्र, स्टूडेंट। ठीक, टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या होता है, अनुदेशन होता है। ठीक, तो इससे हमें क्या मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। क्या होगा, ज्ञानात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, क्या पड़ेगा, ज्ञानात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुनर्बलन कौशल का उपयोग किया जाता है। पुनर्बलन का उपयोग कौशल का उपयोग किया जाता है तो इस छात्रों को प्रोत्साहन हेतु, अधिगम रुचिकर हेतु, ए एंड बी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सबसे अच्छा आंसर क्या हो जाएगा, दोनों। ठीक है, इसका सबसे अच्छा आंसर क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। ठीक, पुनर्बलन कौशल का उपयोग छात्रों को अपने अधिगम का पुनरावलोकन करने, मतलब जैसे जो उसका पुराना ज्ञान होता है उसको बढ़ावा देने तथा उसमें जो गलतियां होती हैं उसको क्या करते हैं, उसको नए तरीके से उसमें बदलाव करते हैं। ठीक है, जैसे बच्चा जो है कुछ अपने घर द्वारा जो ज्ञान लेके जब विद्यालय जाता है तो उसमें बहुत सारी त्रुटियां होती हैं जो शिक्षक के द्वारा उसमें बदलाव किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये पुनर्बलन कौशल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा का पारिस्थितिक तंत्र पर आधारित होना चाहिए। किसमें, प्राकृतिक तत्व, कृत्रिम, तकनीकी, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान भी है, टफ भी है, तो इसको थोड़ा सा समझिए। कक्षा में पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, हमारे आसपास प्रकृति, नेचर। तो ये पहला ही ऑप्शन आपको मिल गया, प्रकृति तत्व। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, प्राकृतिक तत्व। कृत्रिम, कृत्रिम होता है जो आर्टिफिशियल होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल। क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल। ठीक, ह्यूमन मेड। तकनीकी तत्व, ये भी बाई ह्यूमन मेड ही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे अच्छा क्या हो जाएगा, कक्षा का पारिस्थितिक तंत्र क्या हो जाएगा, एक मिनट, कक्षा का पारिस्थितिक तंत्र आधारित होना चाहिए किस पे, प्राकृतिक तत्व पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा के भौतिक कक्षा के भौतिक कक्षा के भौतिक वातावरण को बढ़ाने में भूमिका होती है, किसमें होती है, शिक्षकों की, छात्रों की, प्रधानाध्यापक की, इनमें से कोई नहीं। देखिए, कक्षा के अंदर जो भौतिक वातावरण को बढ़ाता है, कौन बढ़ाता है, छात्र। देखिए, आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि कक्षा के अंदर शिक्षक होते हैं, छात्र होते हैं, तो जो भौतिक वातावरण कौन बढ़ाएगा, शिक्षक बढ़ाएगा, जी नहीं। कौन बढ़ाएगा, छात्र। जब तक छात्र नहीं होंगे तब तक कक्षा का कोई वो वैल्यू नहीं। टीचर किसको अनुदेशन करेंगे, किसको ज्ञान अर्जित कराएंगे, जब तक छात्र नहीं होंगे। ठीक, तो तब कक्षा के जो भौतिक वातावरण है कौन बढ़ाता है, बढ़ाने में भूमिका कौन निभाता है, छात्र निभाते हैं। ठीक है, देखिए, आप क्वेश्चन एक थोड़े थोड़े आसान लग रहे हैं पर ऐसा नहीं है। कभी कभी एग्जाम में इतना ज्यादा प्रेशर होता है, इतना ज्यादा मानसिक तनाव होता है कि कभी कभी अच्छे क्वेश्चन जो है गलत हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तक का महत्व है। पाठ्य पुस्तक का महत्व है, पहला ऑप्शन, छात्रों को बाहरी दुनिया से परिचित कराने में, बाहरी दुनिया का ज्ञान प्रदान करने में, पढ़ने लिखने और बोलने के कौशल में सुधार, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक को बढ़ावा, पाठ्य पुस्तक का महत्व है छात्रों को बाहरी दुनिया से परिचित कराने में। जी बिल्कुल, बाहरी दुनिया का ज्ञान प्रदान करना। ठीक है, अभी आपने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन भी देखा कि जो है
हर्बर्ट द्वारा बताया गया था कि जो बाहरी ज्ञान और बाहरी ज्ञान को बढ़ावा देना चाहिए, पढ़ने लिखने और बोलने के कौशल को सुधार होता है, तो इसमें सबसे अच्छा आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए थोड़ा सा इसमें डिटेल जान लीजिए, क्योंकि हमको लगता है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, तो इनके बारे में जान लीजिए। हैरो लिकर के अनुसार, एक जो है फिलोसफर है हैरो लिकर के अनुसार, पाठ्य पुस्तक ज्ञान, अनुभवों, भावनाओं, विचारों तथा प्रवृत्तियों व मूल्यों के संचय का क्या है? साधन है। देखिए पाठ्य पुस्तक जो ज्ञान है वो बिना अनुभव, बिना भावनाओं, बिना विचारों, प्रवृत्तियों व मूल्यों के जो संचय होते हैं, जो पाठ्य पुस्तक को सीखने के लिए हमको बाहरी ज्ञान, छात्रों को बाहरी दुनिया से परिचित कराना, कि जैसे आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ना है तो आपको वो थोड़ा सा फील भी आना चाहिए, ऐसा पढ़ाना चाहिए कि ऐसा शिक्षक के द्वारा अन्वेषण करना चाहिए कि थोड़ा सा बच्चों में रुचि आए, फील आए, समझ आए। ठीक है, तो इसमें सब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुस्तकालय मुख्य भूमिका निभाता है। पुस्तकालय मुख्य भूमिका निभाता है कहाँ पे? व्यक्तित्व विकास में, शैक्षिक विकास में, ए और बी दोनों, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सबसे आंसर क्या हो जाएगा? शैक्षिक विकास में। देखिए बहुत लोगों को लग रहा होगा कि व्यक्तित्व विकास भी हो सकता है, शैक्षिक विकास, इसलिए ए और बी दोनों लगा दें। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए हम जो आयोग ने माना था हम केवल उसी को मान के चल रहे हैं। मेरे हिसाब से ए और बी दोनों होंगे, लेकिन हमें आयोग के अनुसार ही चलना है, आयोग के विपरीत नहीं चलना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शैक्षिक विकास हो जाएगा। ठीक, देखिए क्या होता है कि कभी कभी आपको आयोग के हिसाब से ही चलना रहेगा, क्योंकि देखिए आपको नंबर पाने से मतलब है, नंबर अच्छे आने चाहिए, आपको पास होने से मतलब है, ना कि आपको ये इसमें बहसबाजी ये करना है कि हमारा ये कैसे हो गया, ये कहाँ गलत हो गया। तो आपको बस केवल पास होना है। ठीक है, तो जो आयोग प्रीवियस ईयर पेपर है, जो आयोग ने माना है आप लोग उसी को मान के चलिए। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षक का नहीं है? देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत लोगों को लग रहा हो थोड़ा आसान है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये क्वेश्चन आसान नहीं है। मैंने क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट रखे हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, जो आपको समझना पड़ेगा कि एक एक क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आप ध्यान ना देते हो, लेकिन यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बैठने पे सेम आपकी स्क्रीन में यही क्वेश्चन दिखाई दे, तो इसलिए प्लीज थोड़ा सा ध्यान देके पढ़िए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षक का नहीं है? पहला धैर्य, विनम्र, सहनशीलता, अंधविश्वासी। देखिए इसका सबसे अच्छा आंसर है, जैसे आप लोग शिक्षक बनने वाले हैं तो आपके अंदर बहुत धैर्य है, बहुत दिनों से वैकेंसी नहीं आई, आपने धैर्य रखा, विनम्र रखा, सहनशीलता है आपके पास क्या नहीं है? अंधविश्वासी नहीं है। ठीक है, उसका निगेटिव आंसर क्या हो जाएगा? अंधविश्वासी। आप लोग कैसे हैं? जेन्युइन है। ठीक है, चलिए एक अच्छे एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? देखिए शिक्षण के लिए प्रतिबद्धता, अपने संगठन के प्रति वफादार, ए एंड बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए मेरे हिसाब से तो ए एंड बी होगा, लेकिन आयोग ने जो है इसका आंसर ए माना है, तो आप प्लीज जो है आयोग को ही मान के चलिए। देखिए बहुत सारी त्रुटियां होती हैं, लेकिन आयोग जो मानता है भाई उसी को लेके चलना पड़ेगा। तो बच्चों जो आयोग ने माना है उसको हम ले चलेंगे, शिक्षण के प्रति प्रतिबद्धता। ठीक, देखिए एक आदर्श शिक्षक के लिए निम्न निम्न बहुत से प्रकार के गुण हैं, तो आप कुछ चीज जान लीजिए। प्रभावशाली होना चाहिए, कुशल वक्ता होना चाहिए, ठीक है, अच्छा बोलने वाला होना चाहिए। शिक्षण के लिए प्रतिबद्ध मतलब ईमानदार होना चाहिए, आत्मविश्वासी होना चाहिए, प्रेरित करने की क्षमता होनी चाहिए, अच्छा सलाहकार होना चाहिए, छात्रों के प्रति प्रेम व सहानुभूति रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा कोई क्वेश्चन पूछा तो उसको डांट के बैठा दें, कि ऐसा नहीं, उसके अंदर डर बना हो, छात्रों के अंदर क्या हो? डर हो कि ये हमारा टीचर कैसा है, अभी हम इनसे क्वेश्चन पूछेंगे तो ये हमको डांट देंगे या मार देंगे। ठीक है, निर्देशन एवं नेतृत्व का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, उसको हर तरीके से हर चीज का ज्ञान होना चाहिए, विषय का पूर्ण ज्ञान है, शिक्षण विधियों का प्रयोग अच्छी तरीके से करना आता हो उसको, शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करें, कि आपको जो सिखा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी चीजें हो उसको वो आपके सामने दिखाएं, बताएं।
ठीक है। मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, बच्चों को समझ में आना चाहिए कि जो मतलब पीछे बैठा हुआ बच्चा है तो उसको समझ में आ रहा है नहीं, जो आगे बैठा हुआ उसको समझ में आ रहा है, तो उसको क्या होना चाहिए, मनोविज्ञान का ज्ञान भी होना चाहिए। तो इसका एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है, शिक्षण के लिए प्रतिबद्धता। ठीक है, तो आयोग ने जो माना है हम उसी को मान के चलेंगे। तो शिक्षण के लिए प्रतिबद्धता। ठीक, चलिए देखिए, हमको ये लगता है कि आयोग ने ऐसा क्यों नहीं माना, बी वाला, अपने संगठन के प्रति वफादार। देखिए टीचर सब वफादारी होते हैं, ठीक है, शिक्षक सब वफादार होते हैं। अपने पढ़ाने के जो ढंग होता है, जो तरीका होता है, हो सकता है सबका अलग हो, लेकिन वो अपने सब्जेक्ट के लिए क्या होते हैं, वफादार होते हैं। इसलिए जो है आयोग ने इस पे बहुत ज्यादा प्रकाश और बल नहीं दिया है इस ऑप्शन पे। तो इसका ऑप्शन जो है शिक्षण के लिए प्रतिबद्धता हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षण हेतु मानसिक अध्ययन प्रतिमान का प्रयोग निम्न से किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो पहला ऑप्शन समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता, समस्या समाधान। ठीक है, देखिए शिक्षण हेतु मानसिक, जब भी मानसिक की बात की जाएगी तो आपको हमेशा क्या होगा, समस्या समाधान से रिलेटेड किया जाएगा। ठीक, थिंकिंग प्रोसेस, जहां पे क्या आएगा, थिंकिंग प्रोसेस। ठीक है, थिंकिंग प्रोसेस की बात करें। शिक्षण एक मानसिक उद्वेलन का प्रतिमान का प्रयोग सृजनात्मकता में सुधार के लिए किया जाता है। ठीक है, वही मैंने कहा, थिंकिंग में बढ़ोतरी बढ़ाने के लिए, बढ़ोतरी करने के लिए किया जाता है। ठीक है, एक मिनट। शिक्षण हेतु मानसिक अध्ययन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसे सुधार किया जाता है? तो आपको समझ में आ गया कौन सा होगा, समस्या समाधान में किया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का आंसर क्या है, उपलब्धि परीक्षण है कौन सा, मानसिक परीक्षण, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, शिक्षक निर्मित परीक्षण, बुद्धि परीक्षण। तो उपलब्धि परीक्षण है कौन सा, उसका ऑप्शन हो जाएगा शिक्षक निमित्त परीक्षण। इसमें क्या है, शिक्षक निमित्त परीक्षण वे हैं जो मतलब जिनका निर्माण शिक्षक द्वारा अधिकांशतः अपने कक्षा के भीतर किया जाता है, मतलब कक्षा के अंदर किया जाता है। ठीक है, बाहर नहीं। जो भी शिक्षण आपको देना होगा वो कक्षा के अंदर दिया जाता है। मतलब जैसे आपको किसी भी सब्जेक्ट में टीचिंग एप्टीट्यूड आप पढ़ रहे हैं, आपका कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो टीचर क्या करेगा, वो कक्षा के अंदर ही आपको आपको समझाएगा, पढ़ाएगा। ठीक है, तो शिक्षक निर्मित परीक्षण होता है। उपलब्धि परीक्षण क्या है, शिक्षक निर्मित परीक्षण है, और वो कहाँ होता है, कक्षा के भीतर होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इकाई परीक्षण है, इकाई परीक्षण है संज्ञानात्मक मूल्यांकन, निर्णयात्मक मूल्यांकन, उपरोक्त सभी बाहरी अवलोकन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, निर्णयात्मक मूल्यांकन। इसका क्या हो जाएगा, पहले इसका आंसर क्या हो जाएगा, निर्णयात्मक मूल्यांकन। इकाई परीक्षा क्या है, इकाई परीक्षा एक निर्णयात्मक मूल्यांकन है, मतलब कि रचनात्मक भी है। ठीक है, निर्णयात्मक आकलन को कई लोगों द्वारा सीखने के लिए आकलन भी कहा जाता है। मतलब जैसे कई लोगों के द्वारा आप कक्षा में सीख सकते हैं। जैसे आप बैठे हुए हैं, आपको नहीं समझ में आया तो आप अपने दोस्त या अपने घर में या भाई बहन जो आपसे थोड़ा सा ज्यादा जानने वाले हैं उनसे आप सीख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार का आकलन को प्रमुख प्रयोजन छात्रों को रचनात्मक प्रक्रिया प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, निर्णयात्मक मूल्यांकन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, निर्णयात्मक मूल्यांकन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्धारण मापनी है, निर्धारण मापनी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गुणात्मक तकनीक, लेखन तकनीक, मात्रात्मक तकनीक और मौखिक तकनीक। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, गुणात्मक तकनीक हो जाएगा। ठीक, इसका क्या हो जाएगा, गुणात्मक तकनीक हो जाएगा। देखिए निर्धारण मापनी एक गुणात्मक तकनीक है जो किसी व्यक्ति में उपस्थित गुणों की मात्रा और उसे तीव्रता तथा बारंबारता के संबंध है। मतलब गुणों की मात्रा, आपकी क्या क्वालिटी है, या आपकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को निर्धारण करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या होगा, गुणात्मक तकनीक होगा। देखिए थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया, क्वालिटी और क्वांटिटी की मैंने बात की, तो यहाँ पे केवल क्वालिटी की बात होगी। ठीक है, क्वांटिटी की बात नहीं होगी। चलिए, पाठ्य सामग्री क्षेत्र से संबंधित नहीं है। नैतिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, रुचि विकास। तो पाठ्य सहगामी क्षेत्र से संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रुचि विकास नहीं है। ठीक है, देखिए पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं होती है वो शिक्षण को रोचक रोचक बनाती है। ठीक है, आपको इंटरेस्टिंग बनाती है क्या, और विद्यालय में पाठ सहगामी जो है क्रियाओं के बिना अध्ययन में
थोड़ा सा सरसता उत्पन्न नहीं होती, मतलब एक अच्छा शिक्षण नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रुचि विकास। संबंध से नहीं है, रुचि विकास। इसके लिए क्या होना चाहिए? नैतिक विकास होना चाहिए, शारीरिक विकास होना चाहिए और मानसिक विकास होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ्यचर्या किसकी संस्कृति को दर्शाता है? समाज, घन, विद्यालय, पारिवारिक जीवन। देखिए ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा इस आप ध्यान दीजिएगा। स्पेलिंग पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, आप केवल क्वेश्चन के कंटेंट को हमारे ध्यान दीजिए। तो पाठचर्या किसकी संस्कृति को दर्शाता है? तो समाज को दर्शाता है। ठीक है, किसको दर्शाता है? समाज को दर्शाता है। ठीक, तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये हमारा कंटेंट। तो प्लीज चैनल को, केवल आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को क्या करें? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, तो धन्यवाद। और ये वीडियो मैं निरंतर लगातार आपके बीच में लाते रहेंगे, अब गैप नहीं होगा, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। ओके, जय हिंद।